सो डेटा कैन बी कलेक्शन ऑफ डेटा, ग्रुपिंग एंड साथ ही साथ हो सकता है रिप्रेजेंटेशन. नाउ वी आर एट exercise 14.3, that is representation of data. So graphical representation of data. Now any data can be represented with, हम उसको अच्छे से अच्छे चार्ट पे सजा के लिख सकते हैं. सो डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई presented by बार ग्राफ. बार ग्राफ होगा. अगर मान लो सब अलग अलग हैं तब उसे बार ग्राफ कहेंगे कि मई के महीने में कितना खर्च किया, जून के महीने में कितना खर्च किया आपने, हर महीने में कितना जैसे मई जून जुलाई अगस्त की क्या है, या अलग अलग कितने स्टूडेंट्स का किस किस मंथ में बर्थडे आता है. तो सबके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है ना, अलग अलग बार के बीच में, तो उसको कहेंगे बार ग्राफ. लेकिन अगर डिस्टेंस न रखी जाए तो उसको क्या कहेंगे, हिस्टोग्राम. जैसे ये देखो इसमें डिस्टेंस नहीं है तो इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन को क्या कहेंगे, हिस्टोग्राम. और अगर हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट को मिला दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे, क्या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. जैसे अगर मान लो सबका मिड पॉइंट देखो, या सबके मिड पॉइंट को मिलाया गया, ध्यान से देखो, तो इस फिगर को क्या कहेंगे, दिस फिगर इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. तो हमारे पास तीन तरीके का रिप्रेजेंटेशन है. अगर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनेगा तो ऐसा बनेगा, फिर कुछ भी नहीं चाहिए, सब चीज़ हट जाएगी, यही बच जाएगा. तो तीन तरीके का रिप्रेजेंटेशन हम देखेंगे. कौन कौन सा है, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. तो हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, मेरे ख्याल से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आपके में से हटा दिया गया है क्या. नो सर. अच्छा ठीक है. तो लेट अस सी, पहले देखते हैं एग्जांपल नंबर 5, दैट इज बार ग्राफ. बार ग्राफ में क्या किया जाता है, सी बार ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ इज यूज्ड, बार ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, ठीक है, एज पर द हाइट ऑफ डेटा, जैसा डेटा होता है उसके हिसाब से, ठीक है, इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डेटा. जैसे कि मान लीजिए 9th C में अगर टीचर के पास एक है कि कितने बच्चों का किस मंथ में बर्थडे पड़ता है, तो उन्होंने ये बनाया कि जनवरी में कितने का पड़ता है, फरवरी में, और टोटल स्टूडेंट्स हैं उस क्लास में 40. अनुराग के सेक्शन में भी 40 स्टूडेंट है ना, 7. तो मुझे लगता है ये अनुराग के क्लास टीचर नहीं बनाया होगा. 1 2 3 4 5 6 7. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और मंथ्स ऑफ बर्थ. तो हम यहाँ पर 1 सेंटीमीटर पर एक ऐसे बना लेंगे, 1 सेंटीमीटर पर, कि जिससे कि गैप इक्वल रहे, बार्स ऑफ इक्वल विड्थ विद इक्वल गैप. अच्छा बना है तो ठीक है, लेकिन अगर बना नहीं होगा तो हम ऐसे बना लेंगे, ठीक है, किसी को. तो जैसे मैं इसको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि जनवरी में कितने बच्चों का बर्थडे है, तो जनवरी बना लो, इसके नीचे जनवरी लिख लो, फिर फरवरी उतना ही गैप छोड़ दो, फरवरी में कितने बच्चों का है 4, तो 4 तक. हाँ ये बार ग्राफ कहलाएगा. क्या इक्वल विड्थ है और इक्वल स्पेसिंग है. स्पेसिंग ½ सेंटीमीटर की भी रखी जा सकती है और 1 सेंटीमीटर, स्पेसिंग कम ज़्यादा की जा सकती है, विड्थ सेम रखनी है.
तो अब जैसे जनवरी फिर फरवरी में 4 बच्चों का बर्थडे है, मार्च और अप्रैल में कितने कितने का है, क्या 2 बच्चों का है? तो मार्च और अप्रैल, तो अगर आप इसे देखें तो ये 2 तक जा रहा है। फिर इसके बाद मई में कितने बच्चों का है? तो 5 बच्चों का है, तो 5 का बना दो। जस्ट समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ कि आगे क्या हमारा सही रहे। इस तरीके से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, फिर जून, जुलाई। जून में तो एक ही बच्चे का बर्थडे पड़ रहा है, तो जून को करो 1 तक का, तो इट इज़ 1। जुलाई में कितने हैं? जुलाई में 2 का है, तो 2 तक कर लो। जुलाई, अगस्त, फिर इसी तरीके से अगस्त हो जाएगा। अगस्त में 6 है, तो 6 तक ले आओ, तो ऐसे 6 तक कर लो। फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सितंबर में कितने हैं? 3। सितंबर में 3 कर लो, तो सितंबर में 3 हो गया। और आगे भी किए जा सकते हैं, ये जगह कम पड़ गई है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अगर मैं हाफ सेंटीमीटर का गैप लेता, गैप हमने ज़्यादा ले लिया, तो फिर पूरा हो जाता। इसके अलावा जो हमने बार ग्राफ बनाया है, तो टीचर उसको जब अपने वहाँ टंगवाएगा क्लास में एक तरीके से कि बच्चों को कितनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, तो उसको वो कलर भी कर सकता है। इट कैन बी डेकोरेटेड ऑल्सो, कि इतने इतने बच्चों का, सो दैट इट लुक्स ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव क्यों? क्या लोगों की नज़र जानी चाहिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा वाइट इज़ इम्पॉर्टेंट, जिससे कि लोग उसे ध्यान से देखें कि टीचर कितना इंटरेस्ट लेते हैं बच्चों में। सो इट इज़ ऑल रिक्वायर्ड फॉर दैट। तो उन्होंने ऐसे ऐसे बना दिया है, तो कोई भी आएगा कि इट इज़ स्टूडेंट सेंट्रिक, वो जो क्लास है वो बच्चों को ख्याल में रख के ली जा रही है। तो ऐसे इस तरीके से बना दिया, आगे भी बनाया जा सकता है। ठीक है। नाउ जब हमने रिप्रेजेंटेशन कर दिया अलग अलग महीने का, कोई कलर दोबारा भी यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ नॉट द इशू। तो हम यूज़ कर, मतलब हमें रिप्रेजेंट करना है, सिर्फ उसे अट्रैक्टिव बनाना है, और कोई मतलब नहीं है। तो ये हमने एक इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर दिया। लेकिन जो डेट ऑफ बर्थ है उसको हम इधर एरो बनाएंगे। डेट ऑफ बर्थ का हमने इधर एरो बनाया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का उधर एरो बनाया। तो एरो जरूर बनाना है, और फिर अलग अलग मंथ लिख दिए कि नहीं। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर बोर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर। जरा बताओ तो, नवंबर मंथ में 4 स्टूडेंट्स, सो 4 स्टूडेंट्स। सेकेंड, इन विच मंथ वाज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट बोर्न? अगस्त। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नाउ एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 में क्या कह रहा है? यूनिट नहीं है, मंथ। देखो इसमें क्या है ना, बार ग्राफ जनरली उसमें कुछ ऐसा नहीं होता है, उसमें यही होता है कि कमोडिटीज़ ज़्यादा होती हैं, जैसे मंथ है। अब अगले में क्या है कि आपकी ग्रॉसरी है, उसमें यूनिट नहीं होती किसी चीज़ की। जैसे कमोडिटीज़, आपका बजट है, तो पापा आप क्या ग्रॉसरी सामान लाने में कितना खर्च करते हैं, रेंट कितना देते हैं, एजुकेशन में कितना खर्च करते हैं, तो ये कमोडिटीज़ हैं कि किस मद में कितना रुपया व्यय करते हैं। तो इसकी तो कुछ वो नहीं है। बाकी आप क्या यूनिट लिख सकते हो? 4 स्टूडेंट्स में क्या यूनिट लिख दोगे? 4 स्टूडेंट्स हुए हैं, तो उसने पूछा नवंबर में कितने बच्चों का जन्म हुआ, तो क्या लिख लोगे? 4 बच्चों का। आपने देखा ग्राफ से रीड कर पा रही हो कि नहीं? बताओ कि नवंबर में कितने बच्चों का जन्म हुआ, कैसे रीड करोगे? ये देखो नवंबर, और ये लाइन कहाँ जा रही है, ये पढ़ पाए? है नहीं, बार ग्राफ बना था, बार ग्राफ बना था, तो उसको रीड करा। क्या क्या यूनिट लिखोगे इसमें? क्या यूनिट लिख सकते हैं मंथ में? और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, यहाँ इधर यूनिट नहीं हो सकती ना। किसी भी चीज़ में यूनिट लिख सकते हैं क्या? जैसे कितना रुपया खर्च किया गया, एक्सपेंडिचर में लिख देना रुपीज़, तो इन 1000 रुपीज़, इन रुपीज़, तब लिख देना, जिसमें हो उसमें लिख देना। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट में क्या यूनिट लिखोगी बताओ?
कुछ लिख सकती हो क्या? या मंथ में कुछ लिख सकती हो? जहाँ बनेगी वहीं तो लिखोगी। इसमें बन रही है क्या? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में क्या लिख दोगी बताओ? जब होगी तभी लिखना, ऐसे नहीं लिख सकती हो। अगला सवाल देखो। हाँ, कॉपी में भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें 20,000 रुपये, मान लीजिए हमारे फादर कमाते हैं, तो कुछ 20,000 रुपये में इसमें तो कुछ बचत नहीं दी है, 20,000 पूरे का पूरा वो खर्च कर देते हैं। तो इन विच किस किस चीज़ में वो कितना कितना खर्च करते हैं। सो दैट इज़ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इनटू वेरियस हेड्स। तो अब हम क्या करेंगे, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो अब इसी में बना लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि उतना गैप भी तो छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, अब 4,000 5,000 तक है, तो 5 इसमें बनाओ, 1 2 3 4 5,000 तक। अब यहाँ क्या लिखो, एक्सपेंडिचर है इन 1,000 रुपीज़, यहाँ क्या लिखोगे, दैट इज एक्सपेंडिचर। और किस में है, इन 1,000 रुपीज़ ना, 1,000 रुपीज़। बोलो समझ में आ गई बात? एक्सपेंडिचर इन 1,000 रुपीज़ लिख दिया और इधर एरो बना दो। ये लिखना पड़ेगा क्योंकि आप यहाँ 1 2 3 4 5 लिख रहे हो, तो क्या 1 2 3 4 5 रुपये ही खर्च करते होंगे कि, तो इसलिए हाँ ऐसे लिख सकते हो, इस along y एक्सिस, along y एक्सिस 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर लिख दो। अगर 1 सेंटीमीटर पे खींच रहे हो तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1,000 रुपीज़। रुपीज़ पहले लिख देना। तो ये चीज़ें ऐसे लिख सकते हो, ऐसे। अगर आप यूनिट, अगर 1 सेंटीमीटर के कुछ अलावा ले रहे हो, आप इंच में ले रहे हो या अपने अंदाजे से ले रहे हो, तब तो 1 यूनिट लिख देना। और अगर आप स्केल से डिवीजन कर रहे हो तो 1 सेंटीमीटर लिख देना। समझ में आई बात कि नहीं? मान लो आप ऐसे रफली बना रहे हो तब फिर 1 यूनिट लिखना ही ठीक है, नहीं तो टीचर कहेंगे सेंटीमीटर तो बना नहीं रहा और सेंटीमीटर लिख रहा है। समझ में आया कि नहीं? 1 डिवीजन भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? along y एक्सिस 1 डिवीजन भी लिख सकते हो। अगर मान लो रफली बना रहे हो तो 1 यूनिट भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आपने स्केल से प्रॉपरली 1 सेंटीमीटर लिया है तो 1 सेंटीमीटर लिखा जा सकता है। इट इज़ मोर रिफाइंड। ओके, अब देखो ग्रॉसरी में 4,000 रुपये खर्च किए, तो ग्रॉसरी बना लो। इवन स्कूल के बाहर ग्राफ में भी अगर आप कलर करोगे तो अच्छा माना जाता है, बिकॉज इट इज़ ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। और इसको स्केल से बनाना, हमारा वाला थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है। तो ग्रॉसरी में आपने कितना खर्च किया, तो इसको लिख लो ग्रॉसरी। दूसरा क्या है, रेंट में नीचे आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो कि मान लीजिए जो आपके पास पॉइंट्स हैं तो विड्थ इक्वल होनी चाहिए, उनके बीच की स्पेसिंग भले ना इक्वल हो। जैसे ये देखो, मान लीजिए जैसे आपने विड्थ बनाई तो पहली विड्थ, तो दूसरा पास में बना सकते हो, लेकिन फिर भी बार ग्राफ के बीच की स्पेसिंग इक्वल हो और विड्थ इक्वल हो। समझ में आई बात कि नहीं? तो ये नहीं हो कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये चीज़ भी ज़्यादा रखो, ये चीज़ कम भी रखी जा सकती है, लेकिन ऐसे भी बनता है। कॉम्पैक्ट कर लो, ज़्यादा है नहीं, ठीक है कि नहीं? अब देखो कि हमारे पास ग्रॉसरी हो गई, दूसरा क्या चीज़ है, अब मेडिसिन में भी खर्च, रेंट में 5,000 खर्च हो रहा है, रेंट में तो बहुत हो रहा है। हम स्केल से बनाएंगे तो यूनिफॉर्म विड्थ आएगी, 5,000 तक ले जाओ, 5,000 तक ले गए इसको, ये तो ये अभी सही बन रहा है। ऐसे स्केल से बनाना 5,000। फिर आप चाहें, आपके पास स्केच पेन नहीं है तो इसे कलर करें। फिर भी आई फोकस ऑन मेकिंग ए यूनिफॉर्म विड्थ। हमारा गलत हो गया है, बट आप लोग ठीक कर लेना, एक जैसी विड्थ हो।
फिर ये ग्रॉसरी के बाद क्या है, रेंट। देन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन भी 5000 है, सो एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन को भी बना दो 5000। जो भी चीज़ है वो वर्टिकली है तो वर्टिकली आप ड्रॉ कर लें 5000। ये एजुकेशन पे 5000, क्योंकि 5 के साथ ले जाओगे ना, तो इसे भी कलर कर लो, स्केच से कर सको स्केच से कर लो, ऐसे है तो ऐसे कर लो। अब देखो मेडिसिन में 2000 2 के साथ ले जाओ, तो 2 के साथ ऐसे कर लो, स्केल से करना। फिर इसके बाद ये क्या हो गया, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, फिर मेडिसिन, फिर फ्यूल, फ्यूल में भी 2000 लग गया। ये ऊपर भी लिख सकते हो, कहीं भी लिख सकते हो, हम तो नीचे लिख रहे हैं, कहीं पर भी जहाँ क्लियरली लिखा हो, इट शुड बी क्लियर, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन है। एंटरटेनमेंट में 1000, अच्छी बात है कि थोड़ा बहुत घूमने फिरने में भी खर्च किया, और थोड़ा मिसलीनियस, कोई मेहमान आ गया तो मिसलीनियस में भी 1000। ये सारे हेड्स हैं। फिर यहाँ एरो बनाया, तो इस तरीके से एंटरटेनमेंट और मिसलीनियस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मिसलीनियस। तो इट इज मिसलेनियस। अब हमने इसके सारे बना लिए। मिसलिनियस का मतलब जैसे कभी मेहमान आ गए या बच्चों के कुछ मन हो गया या कुछ त्यौहार आ गया, तो विभिन्न जो अलग अलग। मिसलिनियस एक्सरसाइज में क्या सारी एक्सरसाइज के मिले जुले क्वेश्चन आते हैं, मिला जुला तो वो तो एंटरटेनमेंट में आ जाएगा ना। नहीं, मिसलिनियस में अब इंटरटेन मेहमान आ गए तो उनके ऊपर खर्च क्या इंटरटेनमेंट में आएगा। जब आप सिनेमा गए या खाया पिया रेस्टोरेंट में, वो सब इंटरटेनमेंट में आएगा। पार्क घूमने गए, मिसलिनियस में तो वो खर्चे हो जाते हैं कि अनएक्सपेक्टेड, जो कि मालूम नहीं लेकिन हो गए खर्च, तो मिसलिनियस में आएगा। इंटरटेनमेंट में तो टीवी पर का खर्च है या कुछ है, वो उसका बिल दे रहे हैं या घुमाने ले गए, अब वो जैसे उन्होंने रखा हो, या ये टीवी वाला रेगुलर है तो उसे ग्रॉसरी में डाल देंगे, घूमने फिरने को इंटरटेनमेंट में रखा होगा, उन्होंने जैसा सोचा हो। घर का सबके अपने अपना बजट होता है। तो इट इज़ हेड्स अंडर विच हेड्स इट इज़ गिवन। समझ में आई बात कि नहीं। घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि पता नहीं चल पाता है, अलग से खर्च आ जाते हैं, तो उसको मिसलीनियस है। कभी एडमिशन कराने का खर्च आ जाएगा बच्चों का, तो कभी कुछ आ जाएगा, तो इसे मिसलीनियस में रखा जाएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि ड्रॉ ए बार ग्राफ, सिर्फ इतना पूछा गया है, तो दोनों तरफ एरो लगा दो और ये बन गया बार ग्राफ। ठीक है ना, 1 है तो 1 तक लिया, 2 है तो 2 तक लिया, स्पेसिंग कम ज़्यादा भी। बोलो। हाँ, एरो बनाना तो एरो तो होना चाहिए, ये नहीं जरूरी, ये जरूरी नहीं। हाँ बोलो। सर पेपर में कैसे बनाना है वो भी बताना है क्या? पेपर में कैसे बना, कुछ नहीं है, ये बताना नहीं है। आप स्केल से वहाँ डॉट लगा दो कि 2 कहाँ तक है, तो आपको उसमें बताना नहीं है। जहाँ तक जो चीज़ नहीं, वो सब नहीं, वैसे करके हमें पहले लाइन खींचनी है ऐसे। ये सब कुछ नहीं बताना है। इसी के मार्क्स है, वो सब दिया होगा भले ही, आपको यही बनाना है, इसी के मार्क्स है, यही बस बनाना है। ये आ गया समझ में, कुछ भी नहीं बताना, नहीं है कुछ भी। तो आगे देखो, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अगला, अब आप देखिए एक्सरसाइज में आ जाइए। जो बार ग्राफ है, पहले बार ग्राफ कंप्लीट करते हैं, फिर हिस्टोग्राम पे आएंगे। तो पहली एक्सरसाइज क्या कहती है कि एक्सरसाइज 14.3 निकालो। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
सर्वे में देखा गया कि इलनेस और डेथ एमंग द वुमेन बिटवीन 15 से 44 एज तक की वुमेन की डेथ होती है, वो किस वजह से हो रही है? तो अगर ऐसा है तो इसको एक्सीडेंटल डेथ माना जाएगा, क्योंकि 44 एज कोई मरने की एज तो होती नहीं है। लेकिन ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, कभी कभी क्या है, रिप्रोडक्शन में बच्चे पैदा होने में या डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाता है तो भी फीमेल की डेथ हो जाती है। कई बार ऐसा होता है न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन, कभी कभी क्या है, मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, घर में कभी कभी स्त्रियों पर अत्याचार होता है तो उसे न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन कहते हैं, मनोरोग की स्थिति। उससे अगर मर जाते हैं तो दैट इज ए कंडीशन, न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन में इंजरीज की वजह से मर गए। कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, कभी हार्ट अटैक की वजह से, ऐसा बहुत कम हुआ है फीमेल को कि 4.3% डेथ हार्ट अटैक की वजह। कार्डियक मसल क्या होती है, क्या हार्ट होता है? तो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज और रेस्पिरेटरी कंडीशन, कभी कभी अस्थमा हो गया, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी हो गया, सांस लेने में तकलीफ हो गई, तो ऐसे 4.1 डेथ है। और अदर कॉजेस इसके अलावा भी कुछ रीज़न है, जैसे सुसाइड हो गया या कुछ हो गया, उसकी वजह से मृत्यु। तो इन्होंने कहा ये जो मृत्यु हो रही है अलग अलग हेड्स में कि किस किस वेरियस कॉजेज, उसको आप एक बार डायग्राम में रिप्रेजेंट करें। तो ये बार डायग्राम से रिप्रेजेंट की जा सकती है। नाउ वी विल रिप्रेजेंट इट। आप चाहें तो ज़रूरी नहीं है कि ग्राफ पेपर पे ही बनाए, इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है, बस पे सही डायग्राम होना चाहिए। अब कितने हेड हैं? टोटल 6 हैं, तो हमें क्या ले लेना चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तक ले लिया। चलो अब देखो कि ये आपकी स्पेसिंग अगर अप्रॉक्सीमेटली बिल्कुल सही है तो ही लें, वरना स्केल से लें। और कितने परसेंटेज तक जा रहा है? क्या ये 31.8 है? 31.8 है तो 3 तक ही लो, 1 2 3 और 4 तक ले लो, 31 तक जा रहा है, बाकी तो अप्रॉक्सीमेशन रहेगा। तो यहाँ पर है फेटेलिटी का मतलब क्या समझते हो? क्या मृत्यु दर, महिला मृत्यु दर? फेटल का मतलब क्या है? जानलेवा, बताओ। फेटल का मतलब क्या होता है? मृत्यु या जानलेवा। तो फेटेलिटी रेट, मृत्यु दर, इट इज़ फेटल यानी जानलेवा है। तो 10%, और किस में निकाली गई है? क्या परसेंटेज में? 20 30 40 तक हमने ले लिया। फेटल है कोई चीज़, जैसे कोई कहते हैं कि ऐसा करोगे तो जानलेवा होगा। अगर आप मान लीजिए कि क्या करें कि फ़ोन का यूज़ करें कार ड्राइविंग में, तो क्या फेटल हो सकता है? जानलेवा हो सकता है? तो इस तरीके से ऐसा कुछ भी करते हैं तो फेटल हो सकता है। विदाउट हेलमेट ड्राइविंग इट कैन बी फेटल इन 2 व्हीलर। तो ये चीज़ कही जा सकती है। तो पहला क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन 31.8, 30 से थोड़ा सा ऊपर बना दो, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं दिखाया जाता है कि कितना है, तो इसलिए 30 से थोड़ा सा ऊपर बना दो, तो वो क्या कितना हो जाएगा? 31.8, क्योंकि इतना तो बनाया भी नहीं जा सकता 31.8, थोड़ा सा ऊपर दिखा दो, वो चल जाएगा। बाकी आप यहाँ लिखने को चाहो तो लिख भी सकते हो कि 31.8%, 31.8%, बट इट इज़ योर विम एंड फैंसी। ये आपकी इच्छा पर निर्भर है कि लिखना चाहते हो कि नहीं, एक्स्ट्रा डिटेल देना चाहो। लेकिन अगर आप इतने पर्टिकुलर नहीं हो तो सिर्फ ऐसे बार से दिखा सकते हो। और इसमें आप क्या लिख लें? रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। सो इट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। कभी न्यूट्रिशन ना मिला ठीक से तो ऐसे केस में बार ग्राफ में 30 से थोड़ा ऊपर दिखाया, 31.8 यानी 32 के करीब। बोलो, ये कर दिया। ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। दूसरा कौन सा है? न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन का क्या है? 25.4। 25 कहाँ तक जाएगा? तो 25 से थोड़ा सा ऊपर ले लो, तो ये चीज़ क्या हो गई? 25.4 हो गई। स्केल से बना लेना, लिखना और लिख देना, बट आई डू नॉट सजेस्ट टू राइट इट, सिंपली ऐसे बना दो, ठीक है? टेबल तो है ही है ना,
उनके पास तो डेटा है ही है। तो दूसरा कौन सा लिखोगे? न्यूरॉन। न्यूरॉन का क्या मतलब होता है? क्या नर्वस सिस्टम? क्या तंत्रिका तंत्र? साइकेट्रिक कंडीशन। तो साइकेट्रिक कंडीशन क्या होगा? कि मनोज रोगी, जिसकी नसें खराब हो चुकी हैं, ठीक से काम नहीं करता, हाथ पैर कांपता हो, तो साइकियाट्रिक कंडीशन। न्यूरोसाइकेट्रिक डिसीज की वजह से मर गई हो। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, फीमेल को जगह जगह होम वायलेंस भी कई जगह होता है, तो ऐसे में उनको रिपोर्ट करनी चाहिए। 12.4, तो 12.4 में देखो 12 है, 12.4 का मतलब 13 तक लगभग ले लो ऐसे। वो कौन सा है? क्या इंजरीज? न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन, मनोचिकित्सक। जैसा बुक में है उसी में से कुछ ना कुछ थोड़ा सा लिख दो। कार्डियोवेस्कुलर कंडीशन 4.3। 4 कहाँ तक होगा? 5 से नीचे ही होगा क्या? 5 से तो नीचे होगा ना। तो उसे क्या लिखोगे कि हृदय गति के रुकने से कार्डियो वेस्कुलर। वेस्कुलर बंडल जानते हो, जिसमें से चीज़ें आती जाती हैं। तो हार्ट और साथ में ये जो ब्लड कैपिलरीज है, क्या वही वेस्कुलर बंडल है हमारे? बोलो। तो इसीलिए तो कार्डियो वेस्कुलर लिखा गया है। अच्छा, रेस्पिरेटरी कंडीशन वो कितना है? वो भी 4.1 के करीब है, तो उसमें ऐसे दिखा दो 4.1 है। तो रेस्पिरेटरी डिजीज, अस्थमा हो गया, सांस नहीं ले पा रहे, लंग्स में गड़बड़ी हो गई, रेस्पिरेटरी। इट इज़ ऑल प्री मेच्योर डेथ। और दूसरा क्या है? अदर हेड्स क्या है? दूसरे कौन कौन से हैं? क्या 22% है? 20 से थोड़ा ऊपर बनाओ, 22%। तो ये अदर हेड्स हैं। किसी और वजह से भी मृत्यु हो सकती है, एक्सीडेंट की वजह से हो गई या कुछ भी हो गया, कई लोग मरते रहते हैं तो उसकी वजह से हो गया। तो दिस इज अदर कॉजेज। सो ये क्या चीज़ दी गई है? दैट इज फिगर्स। सो ये क्या है? कॉजेज। देखो जो कॉजेज लिख के ऐसे कर देना, और उधर लिखना फेटेलिटी रेट। तो जो चीज़ है फीमेल फेटेलिटी, जो डेटा है वो वाई एक्सिस में दिखाया जाएगा, और जो रीज़न है वो एक्स एक्सिस में दिखाया जाएगा। सेकंड पॉइंट पढ़ो पहले तो वो दो क्या इतना तो पूछो, पूछना है तो पूछ लो। अब यूनिट क्या लिखोगे? परसेंटेज है कि फीमेल पर कितनी परसेंट फीमेल जितनी भी मरती हैं, मतलब 15 ईयर्स से 45 ईयर्स तक की हैं, कितनी परसेंट रेट लेडीज़ मरती हैं, कुछ इसमें और नहीं लिख सकते हो। ठीक है, कॉजेस फीमेल फर्टिलिटी रेट, ज़्यादा पूरा लिखना थोड़ी होता है बार डायग्राम में। ठीक है, और कुछ नहीं है। ये लिख सकते हो बहुत, अगर लिखना है कि डेथ ज़्यादा मीनिंगफुल बताने के लिए, डेथ ऑफ फीमेल वर्ल्ड वाइड, जिससे लोग समझ सकें कि हमने क्या बनाया है। और 15 टू, ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आप सोचते हो कि मेरा जो है ये मीनिंगफुल हो और लोग पढ़ लें कि ये क्या हमने बनाया है। इस इतने बनाने से कुछ पता नहीं चल रहा है ना, लेकिन ये लिख दोगे तो क्या ये चीज़ ये अब पढ़ी जा सकती है लोगों को? अब ये अर्थ ये मीनिंगफुल लग रही है, क्योंकि यहाँ से पढ़ के ये पढ़ लेंगे कि 15 से 44 ईयर्स तक की जो जितनी औरतें मरती हैं वो किस किस वजहों से मरती हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है लिखना। अगर आप टीचर को बना के दोगे तो वहाँ ध्यान रखना कम से कम। बोलो समझ में आ गई बात कि नहीं? टीचर कई बार प्रोजेक्ट देती हैं तो वहाँ लिख देना। सेकंड देखो, विच कंडीशन इज़ अ मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड? सबसे बड़ा कारण क्या है? हाँ, रिप्रोडक्टिव कहा जाता है कि अगर उस किसी फीमेल ने बच्चे को सक्सेसफुली जन्म दे दिया है तो जच्चा और बच्चा ये दोनों के लिए एक दूसरा जीवन है। बच्चा तो जो पैदा हुआ, और जिसने जन्म दिया उसे कहते हैं जच्चा। दैट इज मदर एंड इन्फेंट। तो दोनों के लिए एक तरीके का, मदर बच्चे के लिए तो बर्थ है, लेकिन मदर के लिए रीबर्थ है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन।
क्योंकि वो एक बहुत क्रिटिकल कंडीशन होती है, इसमें कई माएँ मर जाती हैं अगर सही तरीके से हॉस्पिटल में इलाज न किया गया या डिलीवरी न हुई तो ऐसे कंडीशन में क्रिटिकल हो जाती है, तो इसलिए ये एक रीबर्थ माना जाता है, ठीक है ना। हेल्थ कंडीशन। अच्छा, सेकंड ये मेजर कॉज हो गया। तीसरी बात क्या पूछी गई, ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी टू फैक्टर विच प्ले मेजर रोल in cause in two above being the major cause, which play a major role in the cause in two, यानी जो वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ है तो उसकी मेजर कॉज क्या है, एनी टू फैक्टर्स, तो क्या क्या रीजन है। हाँ, माल न्यूट्रिशन नहीं, ये चीज़ पूछी जा रही कि जो ये मेजर इसमें डेथ है वो क्यों हो रही है, तो अपने टीचर्स पूछो ऐसा क्यों हो रहा है, तो माल न्यूट्रिशन, क्या उन्हें ठीक से खाना नहीं दिया गया, हाँ, दैट इज लैक ऑफ प्रॉपर डाइट, और इसके अलावा लैक ऑफ ये मेडिकल केयर सेंटर, आसपास अस्पताल नहीं है, तो दूसरी चीज क्या है, लैक ऑफ मेडिकेयर सेंटर, that is causes the major death under the head of reproductive health condition, major percentage of death, यानी इसके कारण के अंदर कारण, अंडर हेड ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन में क्या क्या कारण है। अच्छा, अब आगे देखो, सेकंड क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ये सभी चीज़ें दी गई हैं कि नंबर ऑफ द गर्ल्स पर 1000 बॉयज़, अलग अलग शेड्यूल कास्ट में अगर 1000 लड़के हैं तो उनमें लड़कियां कितनी हैं, 940, गर्ल्स हमेशा कम रही हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में ये जो डाउरी सिस्टम है या दूसरी वजहों से कई बार क्या होता है कि गर्ल्स को लोग कभी न कभी जन्म देने में पेरेंट्स लोग या तो क्या करते हैं, फीमेल फिटिसाइड, यानी मदर्स के वॉम्ब में ही, माँ के गर्भ में ही लड़कियों की पहले उनकी जांच कराते हैं और फिर उनकी जो है अबॉर्शन करा देते हैं। अबॉर्शन का मतलब समझते हो, पेट में ही हत्या, अबॉर्ट कर देते हैं। क्या चीज़ पता चल जाता है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अल्ट्रासाउंड है आजकल, अल्ट्रासाउंड सिस्टम में जो भी है कि बच्चे का जेंडर पता चल जाता है, लेकिन अगर ऐसा कोई हॉस्पिटल करता है तो उसको 10 साल की सज़ा है और इलीगल है, और ये परमानेंटली वो हॉस्पिटल बंद हो जाएगा और डॉक्टर को 10 साल की सजा है विद टर्मिनेशन ऑफ सर्टिफिकेट, और जो पेरेंट्स ऐसा करवाते हैं उनको भी पनिशमेंट है, तो मॉनेटरी पनिशमेंट भी और जेल भी होती है। तो जो ऐसा कराता है, पहले तो बहुत होता था, अभी 10 साल पहले, अब ये बिल्कुल बंद हो गया है, तो अगर कोई ऐसा रिपोर्ट कर दे तो वो इसलिए कोई नहीं करता है, और हर अस्पताल में जाओगे तो ये लिखा रहता है कि बच्चे के लिंग की जांच गैर कानूनी अपराध है। ऐसा पढ़ा है किसी हॉस्पिटल में? जहां अल्ट्रासाउंड होगा वहां ये जरूर लिखा होगा कि लिंग की जांच, यानी दैट इज, है फॉरेन में होता है, हाँ, तो हमारे यहाँ अभी भी एबॉर्शन ऑफ चाइल्ड एक गैर कानूनी अपराध नहीं है, लेकिन दूसरी जगहों में तो एबॉर्शन भी इलीगल है। हमारे यहाँ अगर आप जेंडर की जांच नहीं करवाते हो, माँ बच्चा नहीं चाहती है तो एबॉर्ट कर सकती है, तो क्लीनिंग ऑफ यूट्रस कर सकती है, तो ऐसे केस में बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती कि भाई लालन पालन नहीं हो सकेगा, फिर भी ये सारी चीज़ है। तो क्यों ऐसा करा जाता है, फीमेल को हम बचाना क्यों चाहते हैं सोसाइटी में, क्योंकि जितने लोग मैरिड होंगे, क्या मैरिड परिवार कभी अपराध करेगा, गोली बंदूक लेके निकलेगा, क्योंकि उसकी फैमिली है, लेकिन जो अनमैरिड रह जाते हैं, मान लीजिए 940 है शेड्यूल कास्ट में गर्ल्स, तो कितने परिवार, कितने बच्चे अनमैरिड रह जाएंगे, क्या 60 बॉयज अनमैरिड रह जाएंगे, बोलो। अगर
तो वो जो 60 अनमैरिड रह जाएंगे वो क्रिमिनल बन जाएंगे, क्योंकि उनकी फैमिली तो होगी नहीं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, तो दे विल डू गून्स एक्ट, वो गुंडा एक्ट करेंगे या इधर उधर करेंगे, और सम दे विल क्रिएट न्यूसेंस इन द सोसाइटी। सो इसलिए हम समाज में अपराध को रोकने के लिए क्या चाहते हैं कि मेल फीमेल रेशो संतुलित रहे। बोलो। नाउ इज इट क्लियर? ओके। सो इसलिए हम चाहते हैं कि मेल फीमेल रेशो जो है 1000:1000 होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है देन इट इज़ नॉट गुड फॉर सोसाइटी। तो इसलिए ये जो जेंडर का डिटेक्शन है, ठीक है, वो अपराध माना गया है बिफोर डिलीवरी। अब देखो, अब हमें इसका बार ग्राफ बनाना है। क्या क्या चीज़ दी गई है? शेड्यूल कास्ट में कितनी लड़कियां हैं? शेड्यूल ट्राइब तो बहुत अच्छी ट्राइब है, उनमें क्या ये अनुसूचित जातियां हैं, वहाँ लड़कियों का सम्मान है और 970 है, ये काफ़ी अच्छा है। नॉन SC ST जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वहाँ तो और भी क्रिटिकल स्थिति है, 920 गर्ल्स ही हैं, तो वो किसी न किसी तरीके से जेंडर का वो जांच करवा ही लेते हैं। बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में 950 है, ये भी अच्छी स्थिति नहीं है। नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट जो बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल लोग हैं वो जांच करवा के अबॉर्ट कर देते हैं। और रूरल में 930 है, और अर्बन शहरों में तो बहुत बुरी स्थिति है, क्योंकि वहाँ ये चोरी छिपे काम चल रहा है। रूरल में 930 दिया है, और अर्बन में क्या दिया है? 910। क्योंकि यहाँ रूरल में अल्ट्रासाउंड की और ये सब सुविधाएं नहीं है, लेकिन शहर में होने की वजह से लोग चोरी छिपे कहीं ना कहीं से करवा ही लेते हैं, ठीक है। और लेकिन फिर भी क्या है कि दहेज देना पड़ेगा, तो कुछ पेरेंट्स क्या है कि दहेज प्रथा की वजह से भी बचने के लिए ऐसा करते हैं कि दे पूरी ज़िंदगी कौन, फिर वो लोग सोचेंगे कि जोड़ना है पैसा, ऐसा कौन चाहेगा। तो एक तरीके से जो हमारे सोसाइटी के इल प्रैक्टिसेस हैं, क्या इन्हें बंद नहीं होना चाहिए? दो देयर आर लॉज बट अभी भी वो कैरी ऑन है। तो ये भी चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ आफ्टर इफेक्ट्स हैं इनके। अब हम इसको, दहेज क्यों देते हैं? दहेज तो ये बहुत पहले से चलता आया है। पहले राजा लोग अपनी लड़कियों को दिया करते थे, कि मांगते भी हैं, तो अभी वो उल्टा हो गया। पहले खुशी खुशी से देते थे, खुशी से तो क्या कोई देगा, बट इट इज़ दैट इफ शी इज़ गोइंग समवेयर, खुशी से तो नहीं होता है, बट इट इज़ इल प्रैक्टिस। हमारे सोसाइटी में बहुत सारी इल प्रैक्टिस है। इवन रामायण काल में भी राजा जनक ने बहुत सारा पैसा दे के भेजा था सीता को। तो ऐसा हमारे उसमें जो चला आ रहा है, लोग उसी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। बट वाट एवर इज़ बैड दैट इज़ बैड। तो इस तरीके से नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़, पर 1000 बॉयज़। तो यहाँ पर राजस्थान में तो ये भी प्रथा है कि जब भी लड़कियाँ पैदा होती थी तो उसको खटिए के पाए के नीचे दबा दिया जाता था, अगर माँ ने जन्म दिया है। तो ये राजस्थान में है, इस तरीके की भी इन प्रैक्टिस थी। आप पुरानी कहानियाँ पढ़िए तो पता चल जाएगा। और माँ के सामने ऐसा कर दिया जाता था। नाउ क्यों ऐसा करते थे? वाई राजपूत, हाँ, गौर मतलब वाई दे आर डूइंग सो, कि राजपूत चाहते थे कि हमें लड़की की वजह से हाँ, मैं ये बोल रहा था कि जो राजपूत लोग थे वो सोचते थे कि उनको किसी के सामने झुकना ना पड़े, वो अपनी झूठी शान के लिए ऐसा करते थे। पैसे की कमी नहीं थी, बट वो सोचते थे कि लड़की हो जाएगी तो जहाँ लड़की ब्याही जाएगी तो क्या वहाँ पे वो उनको झुकना पड़ेगा क्या? बोलो। Yes, sir. तो वो अपनी झूठी शान बचाए रखने के लिए सोचते थे लड़की नहीं होनी चाहिए। नाउ अब देखो 940 कितने हेड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो 14 लाइन्स बनाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लाइन है। अब 14 लाइन में हमें कितना बनाना है? 910 से ऊपर बनाना है ना,
तो यहाँ से 900 शुरू करो, एक किंक ले लो। किंक का मतलब है कि हम इससे नीचे से इंटरेस्टेड ही नहीं हैं। और 900 के बाद क्या लिखो, वैसे हमें जीरो से बनाना चाहिए ना। किंग का मतलब है कि बाकी चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं। हाँ, ये किंग कि दीज वर नॉट ऑफ माई इंटरेस्ट, तो किंग बना दिया। 900 से लिया, 910, 920, 930। 100 में फिर अंदर कहाँ जाओगे? 100 बना लोगे सब तो 90 और 100 के बीच आ जाएगा, दिखा पाओगे? सब एक जैसे दिखेंगे। 100, 200, 300 करोगे तो सब तो 900 के ऊपर हैं। 900 से 1000 के बीच में सब एक जैसे दिखेंगे, मालूम ही नहीं चलेगा कौन बड़ा है कौन छोटा। बताओ। 940, 950, 960 और 970 से भी ज़्यादा है कहीं। 910 तो है ना, 910 हमने बना लिया। अब ज़रा देखो, कई लोग ये भी करते हैं कि इसके बनाने के बाद अब इसमें 7 हेड्स हैं, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पेंसिल से बना लेंगे। उससे वो कहते हैं कि हम तो पहले पेंसिल से बना लेते हैं, फिर बाद में हम इसी में कर लेंगे। वो सोचते भी नहीं है कि हमें मतलब क्या करना है, सोचते हैं बनाते चले जाओ। 970 तक ऐसे बना लिए। क्यों ऐसा कर रहे हैं कि सिर्फ बीच में फिर डॉट डॉट लगाना रह जाएगा क्या? मिटाना भी पड़ सकता है, तो मिटाना भी पड़ सकता है। जैसे मैंने ऐसे कर लिया कि टोटल 7 हेड्स बनाने हैं, फिर बाद में जहाँ जहाँ वो लाइन जा रही है हम बगल से देख के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब देखो, मिटाना तो पड़ेगा। अब देखो, तो पहला कौन सा है? पहला है 940। 940 कहाँ तक है? यहाँ तक है। तो 940 में आप क्या कर दो, इसको कलर कर दो, बाकी ये लाइन ड्रॉ कर लो। लाइन तो फिर भी ड्रॉ करनी ही पड़ेगी, ये स्केच से कलर कर देना। फिर क्या है दूसरा 970, तो 970 कहाँ तक है, ये कर लो। पहले शेड्यूल कास्ट है और दूसरा क्या है, SC, फिर ST। ठीक है, सो SC ST हो गया। शेड्यूल कास्ट अलग होता है, छोटी जातियाँ, और शेड्यूल ट्राइब का मतलब है अनुसूचित जाति, जो जंगली प्रजातियाँ जो अभी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुई हैं। तीसरा है नॉन SC ST। उनके कितने हैं? उनमें अच्छी स्थिति नहीं है, लड़कियां कम हैं। ओके, इट इज अगेन ब्लर। ब्लैक हो रही, एक मिनट, मैं चेक करता हूँ। चली जाएगी तो फ़ोन गर्म है। फिर अभी इस बार देखो, तो ये क्या हो गया, क्या नॉन SC ST, SC ST। फिर इसके बाद बैकवर्ड है 950। 950 में ले लो बैकवर्ड, ये तो ये यानी ऊंची जातियां, मतलब उन्हें कोई आरक्षण ना मिलता हो। जनरल, जनरल कैटेगरी, जनरल समझते हो? जैसे राजपूत है, ब्राह्मण है, ऐसे लोग जो बनिया लोग हैं, वैश्य लोग हैं, वो सारे लोग। आपकी क्या कास्ट है माही? बनिया वैश्य का मतलब 4 प्रकार की जातियां पहले हुआ करती थी। एक होते थे ब्राह्मण, फिर दूसरा क्षत्रिय जो लड़ाई करते, तो तीसरे व्यापार करते थे, और जो चौथी बच गई उनको क्या कहते थे, शूद्र। वो छोटी जातियों के काम करते थे, जैसे कि जूते सिलना, जुलाहे, कपड़े धोना, उन सबको चौथे में रखते थे। समझ में आई कि नहीं? जो तीनों लोगों की सेवा करते थे, ऐसे पहले होता था, तो उनको फिर शेड्यूल्ड कास्ट माना गया। तो ऐसे है, तो वो बनिया व्यापार करते थे, क्षत्रिय लड़ने जाते थे, ब्राह्मण लोग पूजा करते थे, जो चौथे थे शूद्र, वो क्या करते थे,
ऐसा होता है ना। अब ये चौथा क्या है बताइए। सर सबसे बड़े ब्राह्मण होते हैं ना। ये पहले था बट ये डिस्क्रिमिनेशन चल नहीं पाया। नाउ द सोसाइटी इज वाइड। मानने की बात अलग है, लेकिन आप बैंक में देखो या कहीं पर भी किसी इंस्टीट्यूट में अब चल पाएगा। कोई बोले हम ब्राह्मण हम नहीं खाएंगे सबके साथ, तो लोग उसमें हंसेंगे कि उसको सीरियसली लेंगे। बैकवर्ड अब नहीं कर सकते वैसा। जेल है। कोई अगर रिकॉर्ड करके आपकी बात कहीं पर सुना देगा तो आपको जुर्माना भी देना पड़ जाएगा। 920 कि नॉन बैकवर्ड 920। तो जो नॉन बैकवर्ड सेक्शन है, एक है नॉन SC ST, दूसरा बैकवर्ड पिछड़ी जाति के लोग हैं जिनको समाज में उचित स्थान नहीं मिला, जो मार्जिनलाइज हो गए, मार्जिन पे हाशिए पे धकेल दिए गए, उनको लोगों ने इग्नोर किया, वो बैकवर्ड हैं। और जो ऊंचे उठते चले गए, जिनको समाज में स्थान मिला, उन्हें क्या कहेंगे? क्या नॉन बैकवर्ड? अगड़ी जातियां और पिछड़ी जातियां, बोलो। कुछ ऐसी जातियां हैं जो आगे बढ़ी तो उन्हें अगड़ी जातियां नहीं कहेंगे, नॉन बैकवर्ड। तो 920 बस इस मामले में वो पिछड़ी हैं। उन्होंने जो है फीमेल फिटी जो आगे बढ़े वो नॉन बैकवर्ड है। जो आगे बढ़ गई वो नॉन बैकवर्ड है, अगड़ी जाति। ये इसको कहेंगे पिछड़ी। पिछड़ गई उन्हें बैकवर्ड, जो आगे बढ़ गई उन्हें क्या कहेंगे? क्या ब्राह्मण अगड़ी जाति में नहीं आएगा? अगड़ी जाति और पिछड़ी, अगड़ी पिछड़ी की बात है। अब देखो रूरल का मतलब क्या होता है? क्या ग्रामीण? ठीक है। सो कंट्री यार्ड, रूरल का मतलब समझते हो? कंट्री यार्ड, हाँ, या कंट्री साइड। बोलो नॉन बैकवर्ड में तो 920 है ना। कौन होते हैं? सर कह रहा हूँ मैं, नॉन बैकवर्ड में तो 920 फीमेल है ना। 920 है ना? हाँ 920 करो, जैसे 920 ये गलत कर दिया है। 920 करो। और इसके बाद रूरल में कितना है? 930। तो ये 930 कर दो। फिर इसके बाद इसको लिखो रूरल, ग्रामीण। और अर्बन का मतलब समझते हो? शहरी। शहर। हाँ, तो ये अर्बन। अब क्या पूछ रहा है? या नीचे क्या लिखोगे? नीचे लिखोगे सेक्शन। जो लेफ्ट में लिखा है वो नीचे लिखोगे, जो राइट में लिखा है उसे कहाँ लिखोगे? इधर। और दोनों ही तरफ एरो बनाओगे क्या? यस सर। अब इतनी बात हो गई। नाउ अब देखो कि क्या क्या पूछा गया है। बार ग्राफ बनाओ। इन योर क्लासरूम विच कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ। तो इससे क्या आपको पता चलता है कि क्लासरूम में कि हु आर मोर एजुकेटेड, ठीक है, और क्या है बताइए? हु आर नॉन बैकवर्ड, देयर दे इन दिस केस द मेल फीमेल रेशो इज एट क्रिटिकल लेवल। क्रिटिकल का मतलब है चिंताजनक है, ठीक है। दे आर नॉट ओपन माइंडेड। वो कैसे हैं? ओपन माइंडेड नहीं है, ठीक है। कंजर्वेटिव्स हैं। वो कैसे हैं? रूढ़िवादी लोग हैं। तो पूछ रहा है कि इससे आप डिस्कस करो ग्राफ में कौन से लोग, क्या ये लोग अच्छे हैं, अर्बन लोग, या नॉन बैकवर्ड? अच्छा मान रही हो? नॉन SC ST ना, ये अच्छा है, तो अच्छे ही है। ये अच्छे नहीं है, ये अच्छे नहीं है, और ये अच्छे नहीं। तीन अच्छे नहीं है कि नहीं? वो कौन कौन लोग हैं? नॉन SC ST, द पर्सन हु आर इन जनरल कैटेगरी। वो आगे लोग हैं ना, जनरल लोग। सर फिर SC और ST भी तो नहीं होंगे। SC ST ठीक है ना, क्योंकि उनमें तो तब भी कुछ सुधार है। देखो ज़्यादा इनमें लड़कियां हैं, इनके यहाँ लड़कियों का रेशो उतना चिंताजनक नहीं है। इनके यहाँ तो बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। 70 लड़के, और किसी किसी में तो 80 लड़के। इसके में तो 90 लड़के हर 1000 में ऐसे ही घूमेंगे, तो वो उनमें गुंडागर्दी ज़्यादा होगी। इसमें कितने 80 और इसमें भी 70 या 80। तो ये सब अच्छे हैं क्या कि कंजर्वेटिव है? बोलो अच्छा किसे मान रहे हो? 1000 वर्सेस 1000 होना चाहिए कि नहीं? बोलो
लेकिन अगर नहीं है तो सबसे बुरा किस में है? जो नॉन बैकवर्ड है क्या उनमें सबसे बुरा है? ये देखो, तो किसमें सबसे बुरा है? तो आप ये देख लो, इन जनरल कैटेगरी और इन अगड़ी जाति वालों में, और साथ में जो शहरी लोग हैं जो ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, या जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, शहर के लोग तो ज़्यादा एडवांस हो जाते हैं कि नहीं, और जो अगड़ी जाति के लोग हैं वो लोग, या फिर जो जनरल हैं वो भी तो बाकी लोगों से ऊपर ही माने जाते हैं, उनको कहाँ रिजर्वेशन? नॉन बैकवर्ड का मतलब है जो एक तरीके से जनरली है, या ये कह सकते हो जो पीछे नहीं रह गए हैं सोसाइटी की रेस में, कहने को तो ये भी जनरली है। समझ में आई बात कि नहीं? आगे बढ़ गए, इनके पास पैसा है, सब कुछ है। अब जैसे आप ये देखिए जो नॉन बैकवर्ड है, आप ये समझो कि ब्लैक एंड वाइट है अमेरिका में, वहाँ जाति से नहीं है, लेकिन जो यूरोपियंस हैं वो नॉन बैकवर्ड है, उनके पास पैसा है, दौलत है। और जो ब्लैक हैं, जो निग्रो हैं, जो अफ्रीका से आए हुए स्लेव्स थे पहले, वो कौन है? क्या वो बैकवर्ड है? आपको मालूम है 13 कॉलोनीज को वहाँ पे आज़ाद कराया था फ्रांस के लुई 16 ने? बोलो बैकवर्ड कौन है? क्या ब्लैक? और वाइट कौन है? यही चीज है बस। तो वहाँ जाति का कोई अंतर है कि वो मूल निवासी कहाँ के हैं, कि उनका ओरिजिन का है, उसके बेसिस पे है ना। तो नॉन बैकवर्ड और बैकवर्ड इस मामले में होता है कि वो ऊंची जाति इन्हीं में से मिला के ये बनाया गया है कि किसके पास पैसा है और किसके पास नहीं। जैसे ये लोग यहाँ लोग जाट आरक्षण मांग रहे हैं राजस्थान में और हरियाणा में, लेकिन जाट के पास सबसे ज्यादा पैसा है, मालूम है? तो जाट एक तरीके के वो लोग होते हैं जो पहले लड़ाइयाँ लड़ा करते थे। जाट लोग रिलीजन नहीं है, हिंदू में ही है, बट ये एक तरीके के वो लोग हैं जो राजे रजवाड़े हैं, यानी उनके परिवार के लोग हैं जिनके पास लड़ाइयाँ लड़ते थे, पैसा है। वो उनको आरक्षण क्यों दिया जाए जब उनके पास पैसा है, सब कुछ है, वो अगड़ी जाति के हैं, तो क्यों दिया जाए? तो अब हम इससे क्या कंक्लूजन निकालें बताइए कि नॉन एससी एसटी नॉन बैकवर्ड, जो बैकवर्ड नहीं है, एंड अर्बन पीपल आर कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का क्या मतलब है? रूढ़िवादी। क्या होते हैं वो लोग? रूढ़िवादी, मतलब नए सोच पे नहीं चल रहे हैं, पुरानी सोच पे चल रहे हैं। इन दिस अप्रोच, इस मामले में या इन दिस इशू या इन दिस अप्रोच वो लोग बहुत पिछड़े हैं। भले ही वो आगे निकल गए हों, लेकिन उनकी सोसाइटी हेल्दी नहीं है। देख लो, रूरल में तो कितने, तब भी 930 है, और अर्बन 910 नहीं है। बुक का डेटा देख लो, 910 लड़कियां हैं 1000 में। अच्छा मान रही हो क्या? बताओ। थर्ड क्वेश्चन देखो। नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या है कि गिवन बिलो आर द सीट्स वन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, ए बी सी डी ई एफ है। बीजेपी ने कितनी सीटी? मान लो ए है बीजेपी, बी है कांग्रेस, सी है समाजवादी पार्टी, डी है बसपा, ई है शिवसेना, और एफ को और कौन ले लो? जेडीयू, अदर पार्टी ले लो। तो कितनी सीटें किसने जीती हैं उसका एक बार डायग्राम बनाओ। तो हम बना देते हैं बार डायग्राम। कितने हेड हैं? 6 हैं। और इसमें हम बताओ वाई एक्सिस पे क्या लें? सीट लेंगे। कितने का डिवीजन लें? मतलब सीट 1 लेंगे। कितना डिवीजन लेना ठीक है 1 यूनिट में, 1 सेंटीमीटर में? 10 ले लेते हैं। और नीचे 20 में फिर बना ही नहीं पाओगे। 37 कैसे करोगे? मुश्किल हो जाएगा। 10 में करो। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 तक ले लेते हैं। नहीं तो 37 कैसे करोगी?
20 ले लोगी तो ढूंढ ही नहीं पाओगी। सर 40 से थोड़ा नीचे। अरे वैसे तो कर लोगी। मान लो बार ग्राफ में बनाने का मौका मिल गया तो टीचर ने बार 10 में ज़्यादा आसान है और थोड़ा डिफरेंस भी दिखेगा। तो ये चीज़ इधर पे क्या लिखें, सीट 1, ये फ्रीक्वेंसी, इधर फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है। और ये क्या होगा, पॉलिटिकल पार्टी। दोनों तरफ एरो बना दो। अब देखो ए ने 75 सीट जीती है, तो अब एक ए ने 75 सीट जीती है, तो 75 के लिए आप बना लें, ये 75 सीट हो गई, ये ए हो गया। बी ने कितनी सीट जीती है, 55, तो 55 यहाँ होता है, तो बी का 55 बना दें। थिकनेस सेम होनी चाहिए, शेडिंग भी होनी चाहिए बार ग्राफ में, शेडिंग जरूर करें। सी 37 है, 37 कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक 37, वरना आप पैरेलल लाइन लेकर भी कर सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल, अगर आपको थोड़ा दिक्कत है तो एक लाइन ले लो 37। फिर उसके बाद सी हो गया, ए बी सी, डी को 29 मिली हैं, तो 29 30 से थोड़ा नीचे यहाँ ले लो, तो डी हो गया। जितने भी सवाल कर रहे हैं सब एक ही जैसे हैं, आप चाहें तो स्केल लिख सकते हैं। डी के बाद क्या होगा, ई, ई कितना है, ई 10 है। सर इसमें यूनिट आएगा? यूनिट क्या लिखोगे, सीट है बस, यूनिट क्या लिख दोगी, 10 सर सीट। ऐसे ना 1 यूनिट पे तो कर दो। हाँ वो तो लिख दो, 1 यूनिट इज 10 सीट्स along y एक्सिस। और F 37 तो इसी के बराबर जीत ली इसने, 37 यहाँ यहीं तक कर लो। ये हो गई, ये सब हो गई। अब A B C D E F, ये कर लिया। सो अलोंग वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, ऑन वाई एक्सिस या अलोंग वाई एक्सिस, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सीट्स। ये हो गया, दोनों तरफ हमने बना लिया। अब क्या पूछता है, विच पॉलिटिकल पार्टी वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट। सो हाँ, ए पॉलिटिकल पार्टी, ए को ऐसे कर लेना, पॉलिटिकल पार्टी वन मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। अब अगला देखो, ये कह रहा है कि आपसे पूछा जा रहा है हिस्टोग्राम बनाओ, तो हिस्टोग्राम क्वेश्चन नंबर 5 पहले देखो, फिर 4 देखेंगे, 5th देखो। तो हिस्टोग्राम क्या होता है, गैप नहीं होता, उसमें जो कमोडिटी है वो भी नंबर्ड होती है। तो ऐसा है कि जैसे कि मान लीजिए कुछ बल्ब हैं, नियॉन बल्ब, वो उनको जलाया गया तो कितने घंटे जले, क्या 300 से 400 घंटे जले, देयर इज नो गैप। तो हिस्टोग्राम में गैप नहीं होता है, और हिस्टोग्राम में नीचे भी डेटा होते हैं, नीचे इस तरीके से ABCD नहीं होता है, उसमें क्या होता है, नीचे कंटिन्यूअस डेटा होते हैं। तो क्या वो जिसमें कभी भी ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है तो उसे क्या हिस्टोग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, बताओ। सो मतलब इसका डिफरेंस है, क्या ये क्लास में दिया है, बोलो। 5th क्वेश्चन में देखो, क्लास इंटरवल दिया क्या, इफ डेटा इज ग्रुप्ड हो और कंटिन्यूअस हो। क्या एक बात बताओ, क्या 4th क्वेश्चन हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि डेटा कंटिन्यूअस नहीं है, बताओ, है ना।
126 के बाद इधर 127 आ रहा है, ये बात आपने देखी? इसमें जोड़ना पड़ेगा ना 0.5 इधर और 0.5 इधर, चेक करो, जोड़ना नहीं पड़ेगा। मान लो कोई 126.5 वाला आ गया तो उसे कहाँ भगा दोगे? कहीं भगा सकते हो? स्क्रीन ब्लर है तो ठीक करते हैं। अच्छा अब देखो, ये इसमें जोड़ना पड़ेगा ना, ये कंटिन्यूअस कहाँ है? जब तक कंटिन्यूअस नहीं बनाओगे हिस्टोग्राम बना पाओगे? तो इसलिए हमने पहले 5वां क्वेश्चन कर लिया, कम से कम बेसिकली हिस्टोग्राम सीख तो ले होता क्या है, तब फिर हम इसको बदल देंगे, है ना? तो पहले अभी हम हिस्टोग्राम सीख रहे हैं कि इफ डेटा इज ग्रुप्ड कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो हमें क्या बना लेना चाहिए? देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय हिस्टोग्राम। तब इसे किससे रिप्रेजेंट करें? जब जब डेटा कंटिन्यूअस हो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तब बनाना। जब डेटा ग्रुप में हो ना। हाँ ग्रुप में हो, और अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो कंटिन्यूअस भी करना पड़ेगा। फोर्थ में कंटिन्यूअस नहीं है, देख रही हो? 126.5 वाला आएगा तो कहाँ डालोगी बताओ? भाई लेंथ है लीव की, अगर मान लीजिए किसी लीफ की लेंथ 126.5 सेंटीमीटर mm आ गई तो कहाँ रखोगी? रख पाओगे कहीं? बढ़ा देंगे क्या? आप हाँ तो वो तो बढ़ाएंगे ना, अभी उसको बढ़ाएंगे, उसको बनाएंगे कंटिन्यूस। अभी हम लोग पहले ये वाला कर लें, आसान वाला। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला कर लेते हैं कि देन हिस्टोग्राम इज मेड। क्या लिखोगे? हिस्टोग्राम इज मेड। इट इज ऑल्सो, ये क्या है? ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल बार्स। क्या इसमें भी वर्टिकल होते हैं? विद नो गैप्स। क्या उनमें कोई गैप होगा? कोई गैप नहीं होगा, क्योंकि कंटिन्यूअस डेटा है तो गैप कहां से हो जाएगा? अब जरा देखो, चीजें कहां से शुरू हैं? क्या 300 से कि 100 से? तो हम 100 से तो नहीं है, 300 से। तो हम नीचे किंक बनाएंगे। क्यों किंक बनाएंगे? कि जिससे हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो अधूरा ना लगे। तो मैं यहाँ पे नीचे किंक बना के कैसे शुरू कर दूं? क्या सीधा 300 से ले लूं? ये 300, तो ये कितने से लोगे? 300 फिर ओके ओके 300 से ले लें। ओके नाउ इज इट क्लियर? क्लियर हुई? नो से पूरा नहीं हुआ? हाँ अभी भी क्लियर नहीं है। 1 मिनट रुको फिर। सही नहीं है ना? तो 300, फिर 300 से 400, फिर 1 सेंटीमीटर पर 500, 600, 700, 800 है। किंग इसलिए क्योंकि 100 0 से 100 नहीं लिया ना, फिर ऐसा लगेगा जैसे कि अधूरा अधूरा है। अगर यहाँ से शुरू करोगे कोई लोग कहेंगे शुरू का कहाँ है ना? तो जब स्कूल में इतना बड़ा चार्ट टांगोगे तो अच्छा लगना चाहिए कि नहीं? फर्स्ट लुक, जो प्राइमा फेसी, प्रथम दृश्य किसी चीज पे नजर पड़े तो वो चीज सुंदर लगनी चाहिए कि नहीं? अब देखो ये लाइफ टाइम है इन आवर्स, कितने घंटे बल्ब चला, लाइफ टाइम इन आवर्स। तो कुछ ऐसे ओके आज
क्योंकि 0 से 100, 100 से 200 और 200 से 300 तीन चीज़ें हमने छोड़ दी ना। चीज़ें यहाँ हमेशा 0 से शुरू होती हैं। ऐसे ही वहाँ 900 से हमने शुरू की थी तो क्या किया था बताओ, किंक नहीं बना दिया था। सर एक बार सर आपने नीचे क्यों लिया है? आप वैसे वहाँ लेते थे y एक्सिस पे। हाँ, वाई एक्सिस पे क्लास इंटरवल यहाँ लोगे और उसकी फ्रीक्वेंसी वहाँ लोगे। हमेशा हमने फ्रीक्वेंसी वहीं ली है, फ्रीक्वेंसी हमने हमेशा वहाँ ली है ना। जो राइट हैंड साइड की चीज़ है वो वाई एक्सिस में ली है कि नहीं हमेशा, तो यहाँ नहीं लोगी क्या? या ऐसा कोई ग्राफ बता दो जिस हेड वाले भाई से है राइट हैंड साइड की चीज़ हमेशा वाई पे रहेगी, वही तो फ्रीक्वेंसी होती है। सर, लेकिन इसमें तो ऊपर राइट हैंड साइड की चीज़ वाई पे ले रहे हैं कि नहीं, चेक करो बताओ। जो राइट में नंबर ऑफ लैम्प्स है वो कहाँ लेंगे, फ्रीक्वेंसी हमेशा कहाँ लोगे, वही तो डेटा होता है। y एक्सिस पे। हाँ, क्या पूछ रहे हो? थर्ड क्वेश्चन में थर्ड में, यस सर। थर्ड में अब राइट लेफ्ट थोड़ी है, जो फ्रीक्वेंसी वो ऊपर ली है कि कितनी 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 सीटी किस पार्टी में जीतनी। पार्टी तो सदा वही रहेगी, लेकिन जो जीती गई चीज है वही डेटा है, वो बदलता रहेगा हर बार। जो चीज बदले वो ऊपर लेना है। समझ में आई बात? तो ये हमेशा यही रहेगा कि कितने लैंप, नंबर ऑफ लैंप्स, मतलब कितने घंटे कौन से नंबर जिए। अच्छी क्वालिटी का बनाओगे तो ज़्यादा घंटे तक लैंप चलेंगे, लेकिन ये तो एक डेटा है ना। अलग अलग कंपनियों के लिए भी यही रहेगा कि कौन लैंप कितने घंटा चला। अब आपकी कंपनी का कितने, हमेशा ये देखो राइट वाला या जो बदलने वाली चीज़ है वो वाई एक्सिस पे लो। तो नंबर ऑफ लैंप्स इधर ले लिए। अच्छा ये बताओ 300 से 400 घंटे जो चले हैं, 10 का ले लें इधर, यस सर। 40, 50, 60, 70, 80, 90 तक ले लो। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ये ले लिया। अब देखो 300 से 400 14 लैंप हैं, बताओ 14 कैसे लिया जाए। इसका आधा ले लो, ठीक, सही समझ में आई? 14 यही तो हुआ बीच में। अच्छा 400 से 500 क्या 56? 56 क्या होगा, 50 से आगे होगा, 50 और 60, 50 और 60 के बीच होगा। तो यहाँ से लो, स्केल का यूज़ करते हैं जिससे सही बन जाए 56, और फिर 500 में भी उतना ले लो। इसमें बैच तो नहीं है। ये क्लास इंटरवल है ना, कंटिन्यूअस डेटा। यस क्या 400 घंटे के बाद 300 से 400 घंटे कितने लैंप चले? तो बोल रहे हैं कि 314 लैंप ऐसे थे। टोटल कितने लैंप का सैंपल लिया गया? क्या टोटल 400 लैंप का सैंपल है? सबसे घटिया लैंप कितने निकले? क्या 14 लैंप सबसे घटिया निकले, यस जो 300 से 400 घंटे के बीच में ही फुस हो गए? बेचारे उन लोगों के बारे में सोचो जिनके लैंप खराब हो गए। साइन बोर्ड बनते नहीं और बैंक, मान लो अशोक वाटिका है, 4 लैंप उसके 300-400 घंटे चल रहा, क्या रोज 10 घंटे चलेंगे तो 2 महीने में खराब हो जाए। उसने अशोक वाटिका ने इतना अच्छा नियॉन लैंप का साइन बोर्ड बनाया और उसके ए के अंदर का लैंप फुस हो गया, तो शोक वाटिका हो गई अशोक की जगह। बोलो, उसके बारे में नहीं सोचा कभी? और जिनका 400 से 500 घंटा चला वो कितने लैंप हैं? 56 आदमियों ने खरीदे, तो उनके लैंप, ये उनकी थोड़ी सी अच्छी किस्मत है, बहुत अच्छी फिर भी नहीं है, घटिया लैंप है उनके भी। 500 से 600 ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनके लैंप थोड़े ज़्यादा चले? 60 लोगों के ऐसे लैंप हैं जो थोड़े से ज़्यादा ही चल गए, बहुत ज़्यादा तो नहीं माना जाएगा, तो अच्छी क्वालिटी नहीं है। 600 घंटा भी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। 10 घंटा रोज चलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 महीने में ही 300 घंटे। 2 महीने में खराब हो जाए अच्छी बात है क्या कोई चीज़? 30 × 10। अब देखो रात को तो चलाएगा कि नहीं अशोक वाटिका वाला? ये रात को भी लाइट नहीं जलाएगा, 10 घंटे तो जलाएगा। 2 महीने में खराब हो गया लैंप इसका। अच्छा 600 से 700 घंटे,
ये थोड़े अच्छे हैं। 86 व्यक्ति ऐसे थे जिनके लैंप 3 महीने तक चले, ज़्यादातर लोगों के तो खराब ही हो जाते हैं। तो 86 व्यक्ति ऐसे थे जिनके नियॉन लैंप, जो ये साइन बोर्ड हैं, देखें साइन बोर्ड की दिखाऊं जिसके अंदर लाइट लगी होती है, तो जैसा देखिए मतलब इस तरीके से होते हैं कि जस्ट एक मिनट रुको। तो एक मिनट, मैं दिखा देता हूँ। नियॉन लैंप साइन बोर्ड। सो जो नियॉन लैंप के साइन बोर्ड होते हैं वो किस तरीके के होते हैं वो मैं दिखा देता हूँ। एक मिनट, इस तरीके से होते हैं। इसमें ट्यूब लाइट नहीं लगती है, समझ में आई बात कि नहीं? तो ये जो होते हैं ये किसके हैं? साइन बोर्ड। नियॉन। हाँ, ऐसे लंदन में और जगहों पे खूब होते हैं, जो जाओगे वहाँ पे सब यही होंगे, ठीक है? चलिए ज़्यादा अच्छा लगता ये देखो नियॉन लिखा भी है बात कि नहीं? यस सर। तो नियॉन लैंप के होंगे। अब और देखो कि 86 तक चले, ऐसे मतलब 86 लोगों के लैंप कितना चले बताओ? टोटल 400 लोगों ने 400 सैंपल की टेस्टिंग की गई, तो 86 लोग 86 लोग ऐसे थे जिनके लैंप 600 से 700 घंटे चले। बोलो सही है? बताइए। तो इट इज 86 पर्सन्स, लिखने की जरूरत नहीं, आपके लिए लिख रहा हूँ। अब देखो 700 से 800 भी चले हैं, लेकिन वो कितने लोगों के, कितने लैंप ऐसे चले हैं? 74। तो 74 दिखाओ। 74 लैंप ऐसे थे जो ऐसे चल गए। अच्छे लैंप हैं, ज़्यादा चल रहे हैं, लेकिन ऐसा भी कोई बहुत ज़्यादा किस्मत वाला है जिसके 800 से 900 तक चल गए हैं। यार देखिए तो 62 वर द लकी पर्सन्स, कि उनको उनके पैसे की सही कीमत मिली। तो 800 से 9 घंटे 900 घंटे तक चले, यानी 300 घंटे अगर एक महीने के लिए जाएं तो कब तक है? हैं? हाँ, कब तक चलना चाहिए वो? ये नहीं कह सकते कब तक, लेकिन ये खराब हो जाते हैं। अगर आप 10 घंटे रोज चलाओगे रात को, तो एक महीने में कितने घंटे चलेंगे? 300। तो ये कितने महीने में खराब हो गए? 2 से 3 महीने में। 3 महीने में खराब हो गए। मतलब इससे ज़्यादा इसकी लाइफ नहीं होती है। अगर बहुत बचत करोगे रात को, तब भी 6 घंटे तो चलाओगे ही, तब 5 महीने चल जाए। सर लास्ट तक तो सर 3-4 महीने मैक्सिमम है। यही है इसका मतलब। और 900 to 1000, किसी किसी के 4 महीने भी चल गए, तो कितना? 48 लोग ऐसे थे, यानी 48 लैंप ऐसे थे, तो वो इतने हो गए। तो ये हमने क्या बना दिया? क्या हिस्टोग्राम है? और क्या ये ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डेटा है जिसके बारे में ऐसा बनाया? कंटिन्यूअस ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डेटा, ठीक है? तो यहाँ भी एरो लगाओ, यहाँ भी एरो लगाओ। अब क्या पूछता है इस सवाल में, जरा वो भी देखो कि हाउ मेनी लैम्प्स हैव ए लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स। 700 आवर्स से ज़्यादा वाले कौन कौन से हैं ये बताओ? सर 74, यानी टोटल काउंट करो। 184 आ रहा है, देखो 74, इसके 62 मैं लिख दे रहा हूँ, फिर 184। 184 ही आते हैं। तो 184 लैम्प्स, ठीक है, हैव ए लाइफ, सर सेकेंड ना। मतलब 700 घंटे से ज़्यादा कितने लैंप चले? 700 से 800 घंटे तक 74 चले, 800 से 900 इतने चले, 900 से इतने, तो 700 से ऊपर आवर्स तक कितने लैंप की लाइफ रही? तो सबको जोड़ नहीं दोगे? बताओ। तो ये सबको जोड़ने से ये आया, ये बात ध्यान दी आपने? हमने तो नहीं जोड़ा, इन्हीं लोगों ने जोड़ा है।
आप जोड़ लो, 184 बता रहे हैं ये लोग आएगा, आप जोड़ के देखो। लाइफ ग्रेटर देन 700 आवर्स। ओके, इज इट क्लियर कि ये चीज बता दी गई है। सो अब हम लोग आते हैं एक और हिस्टोग्राम की ओर जो कि दिया गया है। एग्जाम्पल नंबर 6 में आओ। तो एग्जाम्पल नंबर 6 में आइए और हिस्टोग्राम इसका बनाइए 7 में। ओके, तो 7th क्वेश्चन क्या है? ओके, कभी कभी ये ज़्यादा ही परेशान करता है। अब देखो थोड़ा शायद सही हो जाए। हाँ जैसे ना 14.3 एक्सरसाइज है, हाँ, उसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें ना कौन सा ना पैराग्राफ यूज करेंगे? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पॉलीगन यूज करेंगे। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का है वो। अब देखो, नाउ कम टू एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 क्या कहता है? क्या पेज नंबर 251। इसे देखने से लगता है कि ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है और इसके लिए हिस्टोग्राम बनना चाहिए। बोलो, यस सर। तो हम इसे बना लें और बताओ राइट हैंड साइड जो है वो डेटा कहाँ दिखाया जाएगा? एक्स वाई एक्सेस पे। हाँ, वो चीज़। और जो क्लास होती है वो नीचे दिखाई जाती है। तो ऐसा ही हम करेंगे। तो क्लास को हमने नीचे दिखा दिया। नाउ अब देखो 0 से 20, 20 से 30, बट 0 से 20 है तो इसमें भी गड़बड़ी है क्योंकि इसको कंटिन्यूअस डेटा बनाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन अभी हम नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। फिर भी हम इसमें एक डेटा बना देते हैं। एक पेज पहले आ जाओ। एक पेज पहले पे क्या है? हिस्टोग्राम जहाँ लिखा है, ठीक है। हिस्टोग्राम में आप देखिए एक टेबल बनी है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और उनका वेट। यस सर। तो उसको बनाते हैं और उसको स्टडी करते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। नाउ अब इसमें ये कह रहा है कि ऐसे कितने बच्चे हैं। कंटिन्यूअस बना के दे दिया उसने हमें अब कंटिन्यूअस भी नहीं बनाना है। या हमने पहले बना लिया था तो उसकी वजह से ऐसा कोई पिछले सवाल किया जिसमें हमने कंटिन्यूअस बना दिया हो? यस सर। ये वही सवाल है जिसमें 36 से 38 बच्चे हो गए थे। तो उसी टेबल को इसने फिर से रिप्रेजेंट करना सिखाया है। तो अब देखो क्या यहाँ किंक बना दें और इस पे क्या लिखें? क्या 30.5 और फिर 1 सेंटीमीटर पे क्या लिखें? 35.5। ओके, यानी कितने बच्चे 30.5 से 35.5 kg तक के हैं? कितने बच्चे हैं बताओ? 9। सर आप ये एग्जांपल 7 करा रहे हैं ना? एग्जाम्पल नहीं है, एग्जाम्पल 7 नहीं करा रहे हैं क्योंकि उसमें जो क्लास है, क्लास साइज डिफरेंट है। बताओ पहला क्लास साइज का 20 का है यस सर। और- आप आंसर बता रहे हैं। और दूसरा 10 का है। बताओ यस क्या सर। क्लास साइज सेम है कि डिफरेंट है? और क्या लास्ट कितने का है? 70 से 100। क्या लास्ट क्लास साइज 30 तक का है? तो क्लास साइज डिफरेंट। हम एग्जाम्पल 7 नहीं करा रहे हैं। ये इसके पहले वाले पेज हिस्टोग्राम, एक पेज पीछे आ जाओ। तो वो कराना एग्जाम्पल 7 नहीं है, इसे हम हटा देते हैं। इट इज पेज नंबर 249। ओके, 249 एग्जाम्पल कोई नहीं।
एग्जाम्पल ही है, लेकिन वो उसमें नंबर कोई नहीं दिया। अब देखो 35.5 से 40.5 कितने बच्चे हैं बताओ। अच्छा 6 है। 40.5 से 45.5 तक कितने हैं, और फिर 50.5 तक कितने हैं, देन हाँ हाँ ओके ओके, सर ठीक। एक मिनट अभी ये थोड़ा सा परेशान कर रही है आज, सही में, ठीक है। सो इट इज 50.5, फिर 50.5 से क्या है नाउ 55.5, और फिर उसके बाद 60.5, इज इट करेक्ट। यस सर। तो अब देखो राइट साइड वाला देते हैं ना भाई। ये एक गैप है, अब इसी में बाहर बनेगा हिस्टोग्राम। नो सर, आपने बोला था राइट साइड का, तो उसको वाई तो राइट साइड का वाई मिलेंगे ना, अभी अभी राइट वाला कहाँ लिखा है। वो जैसे तो अभी ये कितने तक बनाना है, 15 तक ना, तो 2 2 का लो, क्योंकि 15 तो नहीं बना पाओगे। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 16 तक ले लिए। 2 4 6 8 10 12 14 16 बोलो सही है, राइट वाला लिया इधर। अच्छा इधर क्या लिखेंगे, क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और ये क्या है, क्या उनका वेट इन केजी है। तो जो है जैसे है वैसे लिख दो, वेट इन केजी। लेफ्ट वाला बिल्कुल वही डिटेल लिख दिया जाए और एरो बना दिया जाए, यहाँ एरो बना दिया जाए, यहाँ एरो बना दिया जाए। अब 30 केजी से जो सबसे हल्का बच्चा है 9th क्लास का, वो 30 किलो का है, वैसे 40 किलो 45 केजी होना चाहिए एक बच्चे को। सो लेकिन वो 30 केजी का है, सर तो 9th में। हाँ 40 तक, 40 से 42 केजी ठीक है। सर मैक्सिमम कितना होना चाहिए? ये ओबेसिटी का केस है, बट ये जो है अंडर न्यूट्रिशन का केस है। समझ में आई बात, एक बार और क्लियर करते हैं। आप क्या बता रहे हैं? मैं ये बता रहा था कि जो रेंज है ना, ये ज़्यादा लाइट वेट है 42 तक। जो आप ये समझिए जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है वही रेंज होनी चाहिए। कितने बच्चे मैक्सिमम है बताओ, है ना 15 के बारे में। तो अब जरा देखो 30 से 35 तक कितने हैं, 9 है। 9 कहाँ तक आता है, तो 9 बना लो। 30 से 35, ये 9 हमने बना लिया। आगे बताओ 30, इसको 6 बना लो। 6 कहाँ तक है, सो इसको आप 6 ले लें। फिर बताइए 40, ओके 15 तो कहाँ तक जाएगा, ये ऊपर तक जाएगा। तो 15 में क्या करें, ये और ये 15 ले लिया, ऊपर का थोड़ा सा हटा देते हैं। पेंसिल से बनाइएगा, पेन से ना बनाइएगा। अब फिर इसके बाद 45.5 से 50.5 कितने हैं, दैट इज 45 से 53 ले लो इसके बीच। सो ये 3 तक हो गए, ये भी स्केल से ले लें। फिर 50.5 से 55.5 ये सब ओबेसिटी के हैं, मोटे बच्चे हैं, तो ये आ गए। फिर 55.5 से 2, सर ओबेसिटी वाले कौन है? मतलब जिनका ओवर वेट है, जो इतना इतना जिसका वजन होगा, क्या वो ओवर वेट नहीं है। बीएमआई होता है ना, बॉडी मास इंडेक्स, कितनी हाइट है तो कितना मास होना चाहिए, ऐसा एक बीएमआई टेबल रहती है कि नहीं मेडिकल में।
तो वो स्कूल में भी नापा जाता है। तो अगर किसी का वेट ज़्यादा है और हाइट कम है तो फिर उसका वो ओबेसिटी होगा, ओवर वेट माना जाएगा। तो ये हमने एक हिस्टोग्राम बना लिया है। हिस्टोग्राम को भी कलर किया जा सकता है, किंक भी बना लिया हमने। जब लगातार ना शुरू हो, जैसे 30 से शुरू हो तो किंक कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? किंक। अब बाकी चीज़ें भी लिख दी हैं, इसको कलर भी कर दिया है। चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि ये तो खैर नंबर ऑफ स्टूडेंट। वाई एक्सेस से भी होगा ना? क्या किंक क्यों होगा? वहाँ तो 1 सेंटीमीटर 2 है, 0 से 2 कहाँ किंक होगा? 2 सेंटीमीटर 4, यहाँ 0 से तो सही चल रहा है। कोई ऐसा है कि गैप आ रहा है क्या? 1 सेंटीमीटर इज 2 स्टूडेंट। बोलो माही। हाँ बोलो कार्तिक। सर हाइट से ना, अगर ना वेट देखा जाए तो तभी हम ये कह सकते हैं ओवर वेट है या अंडर वेट है। हाइट बाई वेट सही होता है, सिर्फ वेट नहीं देखा जाता है। बॉडी मास इंडेक्स है, हाइट और वेट का रेशो होता है। सो सर किसी का अगर हाइट है ना 6 फुट है तो हाँ, कितना केजी होना चाहिए? ये मैं बता रहा हूँ आपको कि 1 मिनट। फॉर्मूला ऑफ BMI। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि वेट अपॉन हाइट। ये देखो BMI क्या होता है कि वेट अपॉन हाइट इन मीटर का स्क्वायर, हाइट इन मीटर और का स्क्वायर, वेट अपॉन, इसको कहते हैं BMI। और BMI का चार्ट भी देख लो जब आप ये देख रहे हो। नाउ वेट इन किलोग्राम, वेट किस में लेना है? केजी में। और हाइट। नाउ अब देखिए सर बीएमआई का फुल फॉर्म क्या है? बॉडी मास इंडेक्स। नाउ BMI चार्ट एज वाइज। तो ये चीज हर जगह आपको अवेलेबल मिलेगी। ये BMI चार्ट है कि ये इसमें सबकी कितना रेशो होना चाहिए, यानी हर चीज मिलेगी। जस्ट 1 मिनट। कि इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये चार्ट है, इसमें सब दिया है कि हाइट कितनी है, वेट कितना है और कितना साल है। 6 फुट वाले देखो इसमें ईयर दिख रहा है क्या? तो अब इसमें यह भी दिखाया गया है कि ओबेसिटी क्या है, और रेड जोन का मतलब बड़े खतरनाक में जी रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि कोई भी है 14 साल का है, तो उसमें ये देखा जाएगा कि उसकी हाइट क्या है और उसका वेट क्या है। हाइट और वेट है, और उसके हिसाब से हाइट इतनी है, वेट इतना है, तो ये देखा जाएगा वो किस रीजन में आ रहा है। अगर ग्रीन है तो हेल्दी है, और रेड है तो वीक है, और ये है तो वीक है, और इस तरीके से ये रेड आ गया तो खतरनाक जोन है। तो BMI रेशो है फिक्स्ड, लेकिन फिर हम एज देखेंगे, एज के हिसाब से भी देखा जाएगा ना। ओके, तो कभी ये बात आएगी तो हम बताएंगे इधर हाइट है, इधर वेट है और इधर एज है। तो आपसे एज पूछी जाएगी, फिर आपने कहा कि मेरी एज, मान लीजिए कि आपकी एज पड़ी 14 या 15 होती होगी, तो फिर आपका देखा जाएगा BMI आप किस में आ गए। कोई इसमें भी आ सकता है, 14 हर जगह मौजूद है, तो कभी कभी इसमें भी आ सकता है। तो जैसे जैसे जो होगा उसके हिसाब से देख लिया जाएगा। समझ में आई बात? एक बार देखोगे तो खुद समझ में आ जाएगा। नाउ दिस इज बॉडी मास इंडेक्स है, और इस पे कोई सवाल पूछा नहीं गया है। और अगले पेज पे हिस्टोग्राम बना है, उसे आप देख लें, किंक के साथ बना हुआ है। और इन्होंने 60.5 के आगे 65.5 भी बना दिया। आप चाहें तो आप ऐसा भी बना सकते हैं। ओके, तो ऐसे ही बना दिया, ना बनाना हो मत बनाओ। तो अभी हम लोगों ने बेसिकली हिस्टोग्राम बनाना तो सीख ही लिया। अगर कोई आपसे कहे कि इसी को फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाओ, तो क्या इनके सेंटर को मिला दोगे और इसके मिड पॉइंट को मिला दोगे? क्या बनाने? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन सर 0 से मिलाएंगे? नहीं, 0 से नहीं, इसके मिड पॉइंट से, और 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 फिर अगले वाले के भी मिड पॉइंट से। बोलो। और क्या इसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहा जाएगा?
कि ऐसे बना लिया गया है, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को भी कलर किया जा सकता है क्या? कोई सर फ्रीक ये तो अजीब लगेगा। अजीब लगेगा, बट ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। इस ऐसा भी लोग बनाते हैं कि पॉइंट पॉइंट लेके बना देंगे, तो उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। समझ में आई बात? ये ओके। सर BMI 25 हुआ तो क्या होगा? BMI, अब जैसे आप मुझे अपनी हाइट और वेट बताओ। 6 फुट एंड 75 किलोग्राम। 6 फीट है ना, तो 6 फीट को अब हमें मीटर बदलना पड़ेगा। तो 6 फीट इज इक्वल टू 1.8 मीटर। और वेट कितना है? 75। तो अब हम क्या करें? BMI ऊपर लिखो वेट 75 और 1.8 का स्क्वायर करो, तो 75 और अपॉन 3.24 आया। इतनी बात समझ में आ गई? तो अब अगर मान लीजिए कि 6 फुट है और 6 फीट है और 1.75 वेट है, तो आपका ये देखा जाएगा, यहाँ पे देखो 6 फीट कहाँ लिखा है कि 6 फीट है। ये 6 फीट है। ये देखो, ये मतलब जैसे मैं इसे थोड़ा बड़ा करूँ, ये देखो 6 फीट दिख रहा, ये दिखा। यस सर। और 6 में अब और आगे जाओ, अब ऊपर देखो 75 kg कहाँ है? ये कितना है? क्या 75 kg दिख रहा? अब जहाँ 6 है और वहाँ 75 देखो, तो उससे क्या पता चल जाएगा? 6 के आगे चलिए और ये, सो दैट इज 75। तो अब यहाँ पर 77 ये चीज़ है 6 फीट। तो ये BMI 22 आया। क्या आया? 20। अब हम ये देख लें BMI का कौन सा रेंज हेल्दी में है। 22 इनका आ गया। अगर मैं इससे भी डिवाइड करूं 75 में, ये देखो कैलकुलेटर, तो मैं क्या करूं 75 में किससे डिवाइड करूं? डिवाइडेड बाई 3.24, तो क्या आया बताओ? क्या 23.14 आया? बोलो। अच्छा, अब ये आया 23.148। अब मैं ये देखता हूँ BMI की कौन सी रेंज है जो हेल्दी में आती। क्या ये हेल्दी हैं? सो रेंज ऑफ BMI फॉर ए हेल्दी पर्सन। तो ये चीज है कि अगर देख लेते हैं BMI अगर 18.5 से 24.9 है, तो उसे क्या हेल्दी माना जाएगा? नॉर्मल और हेल्दी वेट। 18.5 से 24.9, यही चीज है कि नहीं? सो अगर BMI कितना लिया जाए, दैट इज 18.5 से 24.9, तो हेल्दी पर्सन के लिए क्या है BMI? सो हेल्दी पर्सन के लिए 18.5 से 24.9 होना चाहिए। तो क्या इनका इसके बीच में लाई कर रहा है? तो फिर ये हेल्दी हुए। तो अब आपको समझ में आ गया कैसे निकालना? यही है। सो 20 ईयर्स एंड ओल्डर्स के लिए है ये जो BMI का रेशो है, किसके लिए? फॉर 20 ईयर्स। लेकिन अभी भी कोई बात नहीं, इसमें BMI का दिया गया है, यही बात है, तो सबके लिए ये है, छोटे में भी चल जाएगा। तो वो ईयर्स एंड एबव ना लिखो, ये फ्लैट है सबके लिए। ग्रोइंग में तो इतना नहीं है, बट ये फिर भी। तो समझ में आ गई ना BMI कैसे निकाली जाती है? ओके, थैंक यू।